नमस्कार। आज हम धुबरी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये विश्लेषण किसी की हार जीत की भविष्यवाणी करने के लिए नहीं है, बल्कि इसका मकसद है शासन के विज्ञान को समझना, धुबरी के लोगों की आवाज को समझना। हम उन ताकतों को देखेंगे जो इस क्षेत्र की राजनीति को दिशा देती हैं, उन गहरी धाराओं को समझेंगे जो सतह के नीचे बहती हैं। अगर धुबरी को समझना है तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र को समझना होगा। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये यहाँ की धड़कन है, जीवन रेखा है। इसी के पानी से खेत लहलहाते हैं, लोगों की रोजी रोटी चलती है। लेकिन यही नदी हर साल अपने साथ तबाही भी लेकर आती है। बाढ़, जमीन का कटाव और फिर विस्थापन, ये यहाँ की जिंदगी का एक कड़वा सच है। लोगों के सुख दुख, उनकी उम्मीदें, उनकी चिंताएं, सब कुछ इस नदी के बहाव से जुड़ा हुआ है। और यही जमीनी हकीकत यहाँ की राजनीति की दिशा भी तय करती है। अच्छा, अब जरा यहाँ के सामाजिक ताने बाने को देखते हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से धुबरी की करीब 74% आबादी मुस्लिम और 26% हिंदू हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये इस इलाके के राजनैतिक जीवन का गुरुत्वाकर्षण केंद्र हैं। वो धुरी जिसके इर्द गिर्द दशकों से यहाँ की राजनीति घूमती रही है। किसी भी राजनैतिक बदलाव को समझने के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। और ये आंकड़ा देखिए, करीब करीब 90%। 2021 के विधानसभा चुनाव में लगभग 90% वोटिंग हुई। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि यहाँ के वोटर कितने जागरूक और सजग हैं। एक ऐसा समुदाय जो अपनी आवाज को सुनाने के लिए दृढ़ है। ये वोट सिर्फ किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं पड़े थे, ये एक बेहतर जिंदगी, सुरक्षा और भविष्य की उम्मीद के लिए डाले गए थे। तो सवाल ये है कि ये जागरूक वोटर किन मुद्दों पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चिंता है हर साल आने वाली बाढ़। हर साल घर बह जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं और जिंदगियां पटरी से उतर जाती हैं। लोग अब सिर्फ अस्थायी राहत नहीं बल्कि एक स्थायी समाधान चाहते हैं। दूसरी बड़ी समस्या है बेरोजगारी। खेती के अलावा काम के मौके बहुत कम हैं, जिससे नौजवानों में भविष्य को लेकर एक गहरी बेचैनी है। और तीसरी, एक बहुत ही संवेदनशील चिंता है नागरिकता और पहचान की, खासकर एनआरसी और सीए के बाद। इसने समाज में गहरी चिंता पैदा कर दी है। तो इन सब भावनाओं और चिंताओं ने 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को कैसे शक्ल दी? चलिए अब उस जनादेश का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि सतह पर कहानी क्या नजर आती है। 2021 के नतीजे, पहली नजर में तो कहानी बिल्कुल साफ थी। एआईयूडीएफ ने 70% से ज्यादा वोट शेयर के साथ एक तरफा जीत हासिल की। उनकी सबसे करीबी प्रतिद्वंदी बीजेपी 26% पर थी। 77,000 से ज्यादा वोटों का यह विशाल अंतर एआईयूडीएफ को धुबरी में एक ऐसा किला बना देता है जिसे भेदना नामुमकिन लगे। ऐसा लगता है कि वोटर ने एक बिल्कुल साफ और निर्णायक फैसला सुनाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये किला सच में अभेद्य है? हमारा विश्लेषण बताता है कि सतह के नीचे राजनीतिक समीकरण को बदलने के लिए 3 बुनियादी लीवर्स मौजूद हैं। पहला, लोगों को सामाजिक आर्थिक तरक्की के मुद्दों पर एकजुट करना। दूसरा, राष्ट्रीय मुद्दों से हटकर सिर्फ और सिर्फ स्थानीय समस्याओं पर एक मजबूत कहानी बनाना। और तीसरा, एक ऐसा नया और भरोसेमंद चेहरा सामने लाना जिससे लोग जुड़ाव महसूस कर सकें। पर हां, इन लीवर्स को खींचना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए तो जमीनी स्तर पर राजनीतिक ढांचे को पूरी तरह से फिर से खड़ा करने की जरूरत है। मतलब बूथ लेवल तक एक मजबूत संगठन बनाना होगा और उस नैरेटिव को चुनौती देनी होगी जो सालों से यहां की राजनीति पर हावी रहा है। ये एक लंबी और धैर्य मांगने वाली प्रक्रिया है। और यहीं पर हमें एक बहुत जरूरी संवैधानिक मूल्य याद आता है। हर नागरिक की अपनी एक गरिमा है। उन्हें सिर्फ एक वोट बैंक की तरह नहीं देखा जा सकता, बल्कि अधिकारों और आकांक्षाओं वाले व्यक्तियों के रूप में देखा जाना चाहिए। सार्वजनिक चर्चाएं सूचित और जिम्मेदार होनी चाहिए, जिनका मकसद लोगों को बांटना नहीं बल्कि साझा समस्याओं के हल के लिए उन्हें एक साथ लाना हो। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और 2021 के नतीजों के पीछे के सिस्टमिक कारणों को समझते हैं। यहां ध्यान किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि सिस्टम और उन ऐतिहासिक राजनीतिक धाराओं पर है जिन्होंने इस नतीजे को जन्म दिया। ये टाइमलाइन एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी कहती है। एक वक्त था 2001 तक जब धुबरी कांग्रेस यानी आईएनसी का एक मजबूत कड़ माना जाता था। लेकिन 2006 के बाद एआईयूडीएफ का उदय हुआ। एआईयूडीएफ ने पहचान और सुरक्षा के नैरेटिव पर मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में सफलतापूर्वक लामबंद कर लिया और इसके साथ ही कांग्रेस का आधार धीरे धीरे खिसकता चला गया और 2021 आते आते एआईयूडीएफ ने अपनी स्थिति और भी मजबूत कर ली।
तो हुआ ये कि एक तरह का तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण हो गया। एक तरफ एआईयूडीएफ और दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों ने अपनी अपनी पहचान आधारित राजनीति को मजबूत किया। और इस ध्रुवीकरण के बीच वो जो सेंट्रल ग्राउंड था, जिस पर कभी कांग्रेस का कब्जा था, वो लगभग खत्म हो गया। कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष अपील कमजोर पड़ गई और वो दोनों तरफ से अपने वोट खोती चली गई। और देखिए, कांग्रेस की इस गिरावट को किसी एक नेता की नाकामी कहना सही नहीं होगा। ये असल में एक गहरी ढांचागत, एक स्ट्रक्चरल फेलियर थी। समय के साथ पार्टी का जमीनी संगठन कमजोर होता गया। गांव और ब्लॉक लेवल पर जो पकड़ थी वो ढीली पड़ गई। नतीजा ये हुआ कि पार्टी का राष्ट्रीय संदेश लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि उसे जमीन पर ले जाने वाला कोई मजबूत संगठन ही नहीं बचा था। अब चलिए पिछले कुछ दशकों के चुनावी आंकड़ों पर एक फोरेंसिक नजर डालते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, ये संख्याएं सिर्फ आंकड़े नहीं होती, ये अपने अंदर एक पूरी कहानी छिपाए हुए हैं, एक ऐसा पैटर्न जिसे समझना बेहद जरूरी है। जरा इस टेबल पे गौर कीजिए। 1996 और 2001 में कांग्रेस का वोट शेयर 50% से ऊपर था। ये उनका पीक था। लेकिन 2006 के बाद से ये ग्राफ लगातार नीचे की तरफ गया है और 2021 तक ये लगभग ना के बराबर हो गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का वोट शेयर धीरे धीरे बढ़ा है। ये डेटा साफ दिखाता है कि ये बदलाव कोई अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये 2 दशकों में धीरे धीरे हुआ एक प्रणालीगत क्षय है। तो दशकों से चले आ रहे इस पैटर्न को देखकर तो यही लगता था कि धुबरी की राजनीतिक कहानी तय हो चुकी है। लेकिन फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव, एक ऐसा मोड़ जिसने स्थापित पैटर्न को पूरी तरह से तोड़ दिया। ये एक संकेत था कि वोटर किसी का बंधक नहीं है और वो अपनी मर्जी का मालिक है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हुआ वो किसी राजनीतिक भूचाल से कम नहीं था। धुबरी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार ने करीब 60% वोट शेयर के साथ एक शानदार और निर्णायक जीत हासिल की, जबकि एआईयूडीएफ का वोट शेयर 20% से भी नीचे चला गया। ये एक बहुत ही ताकतवर संदेश था। कोई भी किला अभेद्य नहीं होता, और अगर सही मुद्दे और सही उम्मीदवार हों तो बदलाव की जमीन हमेशा उपजाऊ रहती है। तो 2024 के इस नतीजे ने ये तो साफ कर दिया कि बदलाव मुमकिन है। अब सवाल ये है कि इस मौके को एक स्थायी राजनीतिक वापसी में कैसे बदला जाए। इसके लिए हमारा विश्लेषण एक रणनीतिक 4 स्तंभीय दृष्टिकोण का सुझाव देता है, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये है चतुर्मुख सिद्धांत। पहला है चुनावी सिद्धांत, जो भय बिना विकास की एक एकीकृत विकास कहानी पर केंद्रित है। मतलब ऐसा विकास जो सबको साथ लेकर चले और किसी में असुरक्षा की भावना पैदा ना करे। दूसरा है संगठनात्मक सिद्धांत, जिसका मतलब है बूथ स्तर से संगठन का आक्रामक पुनर्निर्माण हर एक गांव और हर एक घर तक पहुंचते हुए। तीसरा है कथा सिद्धांत यानी नैरेटिव। ये अतीत की शिकायतों और बांटने वाले मुद्दों के बजाय धुबरी के एक बेहतर भविष्य के लिए एक नई सकारात्मक कहानी बनाने पर जोर देता है। और चौथा है संसाधन सिद्धांत, जो कहता है कि धन, समय और लोगों का इस्तेमाल रणनीतिक रूप से वहां किया जाए जहां उनका सबसे ज्यादा असर हो। अब ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, ये एक पॉलिसी ब्रिज बनाता है। मतलब एक ऐसा पुल जो बड़े बड़े वादों को किसानों, नौजवानों और परिवारों के लिए ठोस समाधानों से जोड़ता है। ये बाढ़ नियंत्रण के लिए ठोस योजनाओं, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स और नागरिकता के मुद्दे पर कानूनी स्पष्टता और मदद जैसे मुद्दों को सीधे संबोधित करता है। और इस पूरी कोशिश की बुनियाद में एक नैतिक आधार होना बहुत जरूरी है। भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत वोटरों से हर संपर्क में उनकी प्राइवेसी और सहमति का सम्मान करना सर्वोपरि है। लोगों तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन इस सम्मान और भरोसे के आधार पर होना चाहिए, उनकी निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल करके नहीं। तो आखिर में धुबरी के मतदाताओं का अंतिम संदेश क्या है? 2021 और 2024 के इन 2 बिल्कुल अलग जनादेशों से हमें क्या सीखना चाहिए? संदेश बिल्कुल साफ है और इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ ये एक चेतावनी है कि वोटर अब जाग चुका है, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। और दूसरी तरफ ये एक अवसर की दृष्टि है, एक नए राजनैतिक अनुबंध की, जो पहचान पर नहीं बल्कि बाढ़ और बेरोजगारी जैसी आम समस्याओं के खिलाफ साझा संघर्षों पर आधारित हो। जो पार्टी एक भरोसेमंद नेता, एक मजबूत जमीनी संगठन और एक समावेशी कहानी के साथ समुदायों के बीच एक सच्चा पुल बनाएगी, वही लोगों का विश्वास जीतेगी। यहाँ लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि प्रभावी शासन है, और डेटा उस तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से
mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0804 20 416 02 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।